हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक इंसान की लाइफ का बहुत ही जरूरी एंड मोस्ट डिजायरेबल गोल है, जो कि है अपना खुद का घर। हर एक इंसान का सपना होता है कि वो अपने लिए एक खुद का घर बनाए, और हर एक इंसान सोचता है कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घर बना कर दे, और जहां वो अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। एंड आई नो आप सब लोग भी यही सोचते होंगे। तो जब आप सोच लेते हैं कि आपको कितना बड़ा घर बनाना है, कैसा बनाना है एंड कहाँ पर बनाना है, तो आप एक बजट भी जरूर सोचते होंगे। बट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो बजट आप सोचते हैं, तो कैसे वो बजट 90% केसेस में सफिशिएंट नहीं हो पाता है। बिकॉज जो बजट आप आज सोच रहे हैं और जब आप घर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो 90% केसेस में ये देखा गया है कि आपका 60 लाख का बजट 80 लाख तक पहुंच जाता है। तो वो कौन से ऐसे हिडन एक्सपेंसेस हैं जब आप घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो अचानक से आपके सामने आ जाते हैं और आपके बजट को पूरा खराब कर देते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप अपने बजट को सही से मैनेज कर सकते हैं एंड कंस्ट्रक्शन के टाइम पर होने वाली गलतियां और उसके वजह से जो भी एक्सपेंस बढ़ जाता है उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। तो बस आपको मेरे साथ बने रहना है वीडियो के एंड तक, और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ जरूरी टिप्स जो कि आपकी हेल्प करेंगी इन सभी गलतियों को अवॉइड करने में। तो वेलकम गाइस, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। तो हर वीकेंड में आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जहां मैं आपको फाइनेंस से एजुकेट करने के लिए हेल्प करता हूं, और हम डिस्कस करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में, लोन पेमेंट के बारे में, एंड मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है रिलेटेड टू योर मनी। सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। आज मैं आया हूँ रघुवीर यादव जी के यहाँ पर। तो ये मेरे फादर इन लॉ हैं। तो इन्होंने हाल ही में अपने नए 250 गज के घर में शिफ्ट किया है। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने आज तक जो भी अचीव किया है सब कुछ अपनी मेहनत से अचीव किया है। इन्होंने छोटे गाँव से आकर अपने लिए जो भी मेहनत की और अपने लिए एक बिजनेस सेटअप किया, और आज इन्होंने अपने लिए एक नया घर बनाया है। एंड इन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शादी। तो अब हम आइए जानते हैं पापा जी से कि कैसे इन्होंने अपने लिए मेहनत की और ये सब चीज़ें आज ये अचीव कर पाए। मैं जब गांव से आया था यहाँ पर कुछ भी लेके नहीं आया था, और आके हमने यहाँ पर बंडागुंड में जॉब किया। जॉब करने के बाद में बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके बाद हमने एक छोटा सा घर आदर्श नगर में बनाया। उसके बाद फैक्ट्री बनाई, बिजनेस बढ़ाता रहा। धीरे धीरे अभी आके मैंने अपना जो भी है मकान सेक्टर 64 में बनाया, 250 गज में। पापा जी, जैसे आपने हाल ही में अभी नया घर बनाया है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे मेरे व्यूअर्स को कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे सब चीज़ें आपने मैनेज की। हम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं। हम सारे बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपकी भी हेल्प करें जब आप एक अपना न्यू घर बनाएंगे। तो मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने अभी के लिए सभी क्वेश्चन को लिस्ट डाउन कर लिया है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने अपने लिए कितना अप्रोक्स बजट बनाया था कि जब आप एक घर बनाने के लिए सोचते हैं तो आपने क्या अप्रोक्स बजट सोचा था, और क्या उस बजट के अंदर आपका काम पूरा हो गया या फिर नहीं हुआ? हमने पहले बजट सोचा था 40 लाख के आसपास का सोचा था। उसमें बजट में काम पूरा होता नहीं। मान रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, मकान के हिसाब से लोग चॉइस करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, फिर फाइनेंस प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इस वजह से बजट बिगड़ जाता है, फिर फाइनेंस कराना पड़ता है, इस प्रोसेस चलता है। तो अगर हम जैसे पूरा बेसिक से माने, आपने अपनी प्लॉट के लिए और घर के लिए टोटल मतलब क्या सोचा था कि आप कितना आपके पास बजट है, कितना आपके पास अमाउंट है और कितना आप लोन लेंगे? प्लॉट तो हमने पहले ले रखा था। हमने प्लॉट लिया था उस टाइम 2 से 3 साल पहले लिया था। अच्छा। उसके बाद बनाना 3 साल बाद चालू किया। उसमें बजट हमने रखा था, उस बजट में पूरा नहीं हुआ। उसके बाद फाइनेंस प्रॉब्लम हुई, फाइनेंस कराना पड़ा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है हमें किस एज में अपने घर के लिए सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, और आपने कब की थी?
हमने तो 25 साल की एज से अपना कमाना चालू कर दिया था, जिससे सेविंग स्टार्ट हो गई थी और खाना बच्चों को पढ़ाना लिखाना सारा काम होता साथ में, और उसके हिसाब से मकान की प्लानिंग भी साथ साथ करते रहे, इस हिसाब से अपना बिजनेस चला। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था 25 साल की एज में कि मैं अपने लिए कोई घर की सेविंग करूं या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं। मुझे उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी। अगर मुझे उस टाइम ऐसा कुछ पता होता तो शायद आज मैं भी घर के लिए थोड़ी बहुत सेविंग तो कर चुका होता। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या होम लोन के बिना हम एक बड़ा घर बना सकते हैं जैसे कि आपने बनाया? ये ऐसा कोई ऑप्शन वो प्रोसीजर नहीं है कि लोन लेना पड़े। ऐसे तो अपनी बजट के हिसाब से काम करता है आदमी, बजट से ज़्यादा जब काम करता है उस टाइम आदमी को पोजीशन बदलनी पड़ जाती है, लोन लेना पड़ जाए, कुछ काम करना पड़ जाए, ये अलग बात होती है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि लोन लेने पड़े। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये इनका पहला घर नहीं है, ये इनका दूसरा घर है। ऑलरेडी इन्होंने एक घर बनाया हुआ है। तो इनका ये प्लान था कि ये उस घर को सेल आउट करेंगे और वहां से जो भी अमाउंट इनको मिलता है वो इस घर के लिए उसको रीयूज कर लेंगे। और ये सब आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कितना बड़ा घर बनाना चाह रहे हैं। अगर आप एक छोटा घर बनाना चाहते हैं तो हो भी सकता है कि आपके पास आपकी कुछ सेविंग हो ऑलरेडी, और या फिर आपने कहीं और भी ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो जहाँ कि आपको अच्छा रिटर्न मिल गया है, तो आप उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए एक छोटा घर बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली बड़ी है, आपको एक बड़ा घर बनाना है, तो वहाँ पर होम लोन भी अगर आपको लेना पड़े तो उसमें कोई बुरा नहीं है। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि होम लोन आपको एक काफी कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाकर आप उस वीडियो को चेक करिए, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि पिछले कुछ सालों में आपको क्या लगता है कि घर बनाने का जो मटेरियल है उसमें कितनी महंगाई बढ़ी है? ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज अगर मैं अपने लिए एक 200 गज का घर बनाता हूँ तो मुझे पता है अगर मैं आज उस प्रॉपर्टी को बनाता हूँ तो उसमें करीब 60 लाख के आसपास का खर्चा आ जाएगा। तो आज से अगर मैं उस चीज़ के लिए सेविंग स्टार्ट करता हूँ तो अगले 20 साल बाद जब मैं उस घर को बनाऊंगा तो क्या मुझे उसके अकॉर्डिंग मटेरियल के रेट के अकॉर्डिंग अपने बजट को बढ़ाना चाहिए? क्या उससे भी कोई बजट पर फर्क पड़ता है? जैसे आप मकान बनाने की अभी सोच रहे हैं और उसको आप 20 साल 30 साल बाद बनाना सोचेंगे तो नेचुरली है कि मटेरियल कॉस्ट डबल हो जाती है और हर चीज़ महंगी होती रहती है। लेबर है, बिल्डिंग मटेरियल है, ईंट है, रोड ग्रेसर है, यानी प्लम्बरिंग है, हर टोटल आइटम, बिजली है, सारे आइटम महंगे होते रहते हैं। हर आइटम में के रेट 20 साल 30 साल में नेचुरली डबल से क्रॉस कर जाते हैं। तो जो बिल्डिंग बनाने का मेन मटेरियल है जैसे कि सरिया वगैरह, फिर जो भी पत्थर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो आप इस बारे में ज़्यादा जानते हो बिकॉज आपका स्टील ट्रेडिंग का काम है। तो आपको क्या लगता है कि स्टील के अंदर जो सरिया वगैरह का जो भी ये खर्चा है ये हर साल कितने % से बढ़ जाता है? इसका करीब मेरे हिसाब से 10-15% का रेशो हर साल का आता है। 10-15% का रेशो प्लस हो जाता है हर एक साल। तो हर साल ये 10% के आसपास का सरिया का जो भी ये रेट बढ़ जाता है। हाँ। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ बिकॉज अगर जो बजट आप आज सोच रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, आज से 20 साल बाद अगर वही सेम घर आप बनाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को भी कंसीडर करना पड़ेगा। बिकॉज जो भी घर बनाने का मटेरियल होता है वो भी हर साल 10% के हिसाब से, या फिर जो भी इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है 6% के आसपास, उसको भी इंक्लूड करके वो सब आपके बजट पर इफेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें भी आप अपने बजट के अंदर कंसीडर करिए ताकि आपका जो बजट है आप उस बजट के अंदर अपने घर को पूरा कर पाए, आपको कोई एक्स्ट्रा लोन ना लेना पड़े। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो भी हम मटेरियल लगाते हैं अपने घर में वो हमें लोकल मार्केट से लेने में बेनिफिट है या फिर हम उसे किसी दूसरी स्टेट से, जैसे कि मार्बल वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, सरिया होता है, ये चीज़ें हम दूसरी स्टेट से अगर हम इंपोर्ट करें तो वहाँ हमें कॉस्ट की ज़्यादा फायदा मिल जाता है? ये तो अपना मकान, अगर छोटा मकान है आपका, बड़ा मकान है तो उस हिसाब से प्लान करना चाहिए कि छोटा मकान के लिए तो आपको लोकल परचेज करनी पड़ती है और बड़े मकान के लिए आपको ज़्यादा मटेरियल लगता है तो आप मिलों से भी, मार्केट से, बड़े शोरूम से माल लेना चाहिए और जिससे आपको कॉस्ट सस्ती पड़ जाती है। तो अगर आप लोग एक बड़े घर का प्लान कर रहे हैं तो आपको बाहर से दूसरी स्टेट से मटेरियल मंगाने में ज़्यादा फायदा है बिकॉज एक बड़े घर के अंदर आपके पास एक पूरी लिस्ट होती है जिसमें कि आप एक काफ़ी सारा मटेरियल बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ आपको अमाउंट में भी काफ़ी फायदा मिल जाता है। बट जब आप एक छोटा घर बनाते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको छोटा घर नहीं बनाना चाहिए बिकॉज जब आप छोटा घर बनाते हैं तो उसमें इतना मटेरियल नहीं लगता कि आप वो बाहर से मंगा सके, वो आपको लोकल मार्केट से ही परचेज करना पड़ेगा। और लोकल मार्केट में ये कि वो जो भी मटेरियल है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, उसमें थोड़ा सा मार्जिन में जो भी है डिफरेंस रहता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है
तो घर का जो भी ढांचा हम बनाते हैं, एक्सटीरियर जो हम बनाते हैं, वो कॉस्टली पड़ता है या फिर घर का इंटीरियर कॉस्टली पड़ता है? वो क्या है कि घर का एक्सटीरियर खर्चा जो ढांचा बनाने का है एक्चुअली और इंटीरियर में 50% का डिफरेंस मान लेके चलते हैं। इंटीरियर में 50% एक्स्ट्रा खर्चा होता है और इंटीरियर के साथ साथ में मकान में फिनिशिंग के काम बहुत आ जाते हैं। बाथरूम, किचन, इनमें भी मनपसंद खर्चा आदमी करता है, इससे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक्सटीरियर का अगर हम बजट मानकर चलें कि आपका अगर 40 लाख में पूरा एक घर का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो हमें इंटीरियर के लिए उसका डबल मानकर, मतलब करीब 80 लाख के आसपास का मानकर चलना चाहिए। 80 लाख के आसपास का नेचुरल खर्चा आ जाता है। और जैसे कि आपको पता होगा, एक्सटीरियर में ज़्यादा टाइम लगता है बनवाने में या फिर इंटीरियर में ज़्यादा टाइम लगता है? इंटीरियर में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें काम फिनिशिंग का ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी काम ज़्यादा होता है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। लकड़ी का काम है, वर्क है, उसमें सीट बॉलिंग वगैरह है, फर्श का काम है, टाइल पत्थर का काम है और वुड वर्क वगैरह है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। और फर्श का टाइल पत्थर के काम में बहुत ज़्यादा वर्क है, इसमें टाइम लगता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपने कितना टाइम सोचा था कि आपका उस टाइम के अंदर एक आपका घर बन जाएगा, और आज तक वो टोटल मतलब कितना टाइम लग चुका है? क्या उस टाइम फ्रेम के अंदर वो सारा काम कंप्लीट हो गया? एक्चुअली मेरा जो प्रोजेक्ट था, टाइम का बजट था, 1 साल के टारगेट में सोचा था ये मकान बन जाएगा, लेकिन 1 साल में नहीं बन पाया। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, लेबर छुट्टी मार जाती है, कभी पॉल्यूशन प्रॉब्लम हो जाती हैं, इस तरह से बहुत प्रॉब्लम आती हैं। इसका मतलब ये अभी अभी मेरे को 2 साल हो गए, 2 साल में अभी काम पूरा नहीं हुआ। अभी इसका मतलब मेरे को अभी 3 महीने का टाइम हो चाहिए, उसके बाद पूरा होगा। तो जब हम अपना घर बनाते हैं तो अप्रॉक्स हमें करीब 2 से 3 साल का टाइम मानकर चलना चाहिए, एक एवरेज, अगर हमें घर बनाना है। एवरेज घर बनाना है, अगर लेबर टाइम से काम करती रहे तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से 2 से 3 साल का टाइम चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन पर आता हूँ कि हमें घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को देने में फ़ायदा है या फिर अगर हम खुद से मैनेज करें, लाइक कि हम खुद लेबर ढूंढ कर लाएं और खुद पूरा दिन रात लगाएं कि ठीक है, जिससे काम जल्दी टाइम पर हो जाए? किस में ज़्यादा फ़ायदा है? इसे देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर को देने में एक्चुअली के मकान में कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल अच्छा नहीं लगाता है। इस वजह से अगर मकान को खुद ही बनाया जाए तो अच्छा रहेगा और खुद लेबर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, उसके बाद लेबर को डील करा जाए, अपने हिसाब से मकान बनाया जाए तो बेटर रहता है। तो इससे टाइम में भी कुछ फ़र्क पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्टर जल्दी पूरा कर देता है या फिर हम खुद ज़्यादा जल्दी करवा सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टर का तो टाइमिंग एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट में जल्दी जल्दी करके जैसा उल्टा सीधा करके खुद चला जाएगा, मतलब क्वालिटी काम नहीं करेगा। और खुद काम कराएंगे थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन काम अच्छा होगा, क्वालिटी काम होगा, इससे मकान आप रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उससे कॉस्ट में भी कोई डिफरेंस आता है कि कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा महंगा पड़ता है या फिर अगर हम खुद मैनेज करेंगे वो ज़्यादा महंगा पड़ता है? कॉन्ट्रैक्टर पे देंगे तो हम महंगा पड़ेगा और खुद मैनेजिंग करेंगे थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कि आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें पता होंगी, कि जब आप घर बनाते तो ऐसी क्या क्या गलतियाँ हुई और क्या उनकी वजह से कॉस्ट में भी कोई डिफरेंस आया? घर बनाते समय गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, आदमी को फिर दोबारा दोबारा रिपीट करना पड़ता है। जैसे किचन में काम कराते हैं तो उसमें हमने ये चीज़ लगवा लिया, वो पहले सही नहीं है, उसको फिर चेंज करना पड़ता है, डबल डबल काम करना पड़ता है तो महंगा पड़ता है। बाथरूम है, बाथरूम में हम लोग यूज करते हैं, टाइल लगवा देते हैं, फर्श भी टाइल लगाते हैं, और ये चीज़ काफ़ी चीज़ें ऐसी बाथरूम में है जो का ना उसमें वजह से महंगा पड़ जाता है। जैसे हमने मटेरियल के बारे में, लकड़ी का वुड वर्क है, पहले हमने सोचा प्लाई बोर्ड के गेट लगवा देंगे, फिर सॉलिड गेट लगवाए, तो इस तरह से कॉस्ट बढ़ जाती हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसकी वजह से आपको क्या लगता है कि आपका कितना बजट और बढ़ गया? अप्रोक्स 5-10 लाख का ज़्यादा खर्चा हो गया या फिर और भी ज़्यादा बढ़ गया? इसमें करीब 5-6 लाख का अंतर करीब करीब आ जाता है डिफरेंस में जो रेट। तो ये चीज़ आप पहले से, अगर आपके रिलेशन में कोई है या फिर कोई और जानकार है या फिर आप यूट्यूब पे कर सकते हैं इन चीज़ों को, कि जब आप घर बनाते हैं तो आप अवॉइड करें इन गलतियों को दोबारा करने की, बिकॉज जो भी गलतियां होती हैं वो गलतियां आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। एक गलती आपको 5 से 6 लाख रुपए तक का नुकसान भी करवा सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप उन गलतियों को अवॉइड करें। तो जितना आप इन गलतियों को अवॉइड करेंगे, आप उतना ही अपने बजट को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि
जैसे कि आपने बताया कि कुछ गलतियां हुई और जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो आप क्या टिप देना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को कि वो इन गलतियों को अवॉइड करें और अपने बजट के अंदर अपने पूरे घर का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो इजीली मैनेज कर पाए? मेरी सबसे बड़ी जरूरी है, मकान बनाने के लिए सबसे पहले मकान की नॉलेज लेनी चाहिए। जगह जगह मकान लोग बनाते हैं, उनके मकान देखने चाहिए, उससे नॉलेज मिलती है। उनके हिसाब से देख के उसमें से संशोधन करके तब काम करना चाहिए, जिससे कि खर्चे को बचाया जा सके। और इसके अलावा जैसे कि हम अपने घर में जो मेन चीज़ होती है कि पेंट वगैरह करवाते हैं या फिर जो भी पॉलिशिंग वगैरह जो भी होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अलग अलग जो भी लेबर है वो हायर करनी चाहिए, या फिर ये सब चीज़ एक ही बंदे से अगर हम कराते हैं तो वहाँ कॉस्ट में कोई इफेक्ट पड़ता है? पेंट का एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देने से थोड़ा सा कॉस्ट में अंतर आ जाता है, कम आ जाती है कॉस्ट। क्या है कि पेंटर को हमने दिया, पॉलिश भी दिया साथ में, तो दोनों को कॉमन काम देने से कॉस्ट में थोड़ा अंतर आ जाता है। भाई इलेक्ट्रिक खर्चे वगैरह भी, बिजली काम है, इस तरह के जो काम हैं उनमें आदमी को थोड़ा सा कंजूसी पहले कर जाता है, लोकल माल लगा लेता है, तो उसमें बाद में प्रॉब्लम आती है। अगर उसको भी पहले से ही आदमी उसको ओरिजिनल कंपनी का माल लगा के चले तो ये आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आती, वन टाइम खर्चा हो जाता है और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है, नहीं तो बार बार खर्चा करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से भी आपको टिप यही है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर के लिए सेविंग करना स्टार्ट करें, बिकॉज जैसे कि रिटायरमेंट एक जरूरी गोल है, वैसे ही कई लोगों के लिए अपना खुद का घर भी एक बहुत जरूरी गोल है। तो जैसे ही आपकी जॉब स्टार्ट होती है, आप एक छोटा अमाउंट अपनी सैलरी से अलग निकालना स्टार्ट कर दें और उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। एंड मेरी तरफ से दूसरी टिप ये है कि आप अपने बजट के अंदर थोड़ा मार्जिन लेकर भी चलें, बिकॉज जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, कुछ गलतियां होती हैं जब आप घर बनाते हैं जिसकी वजह से आपका बजट काफी बढ़ जाता है। तो अगर पहले से ही आपके बजट में थोड़ा मार्जिन होगा तो आप उन गलतियों को इजीली मैनेज कर पाएंगे। एंड अगर आपकी जॉब लोकेशन फिक्स नहीं है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको रेंट पर रहना चाहिए। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि रेंटेड घर के क्या क्या फायदे हैं तो उसके लिए प्लीज कमेंट डाउन, मैं उसके लिए एक जो दूसरी सेपरेट वीडियो है आपको जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, पैसा सिर्फ एक ऐसी भाषा बोलता है, अगर आज आप इसे बचा लेते हैं आने वाले किसी मोड़ पर ये आपको बचा लेगा। इसलिए सेव द मनी, सेव द फ्यूचर। थैंक यू। आई होप आज के डिस्कशन से आपको आपके काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। मैं जानता हूं कि रियल एस्टेट एक काफी बड़ा टॉपिक है, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करूं जो कोई भी कवर नहीं कर रहा है। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं एंड इफ यू नीड एनी सजेशन प्लीज कमेंट डाउन, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड अगर अभी तक आपने क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस।